Good morning, class 12th students. I hope you are all well. And now I am start here remaining part of the electrochemistry. रेस्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक डिस्कस किया गया था इसके पहले नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स और उनके नेचर पर हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। An electrolyte is a substance that dissociates in solution to produce ions and hence conduct electricity in dissolved or molten state। हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट्स हो जाता है सॉल्यूशन में और प्रोड्यूस करता है आयंस। मेन टर्म है आयंस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है डिज़ोल्व स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एसिटिक एसिड CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से हमें एक ये पता चलता है कि दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड and potassium chloride, these are strong electrolytes. Acetic acid, ammonium hydroxide, these are weak electrolytes. The conductance of electricity by ions present in the solution, जो इसका कंडक्टेंस है ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस होगा आयंस के द्वारा वो प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स गवर्न द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पर एक बात हम ये देखेंगे कि अगर जो है कंडक्टेंस कैसे मेज़र किया जाता है, तो कंडक्टेंस मेज़र करने के लिए एक फिज़िक्स में टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज वो टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है और यहाँ पर सर्किट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं R1 बाई दिस फार्मूला, R1/R2, इस तरह से R1/R2 equals to R3/R4। by using this formula we can measure conductance of the solution। okay, so व्हीटस्टोन ब्रिज ये टॉपिक आप फिज़िक्स में पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कंडक्टेंस मेज़र किया जाता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, सो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं जो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब ये क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करते हैं। देखिए इनका जो है कई फैक्टर्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। फर्स्ट जैसे है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और इंटर आयनिक इंटरेक्शन, जिसको हम लेज़र कहते हैं। लाइट एमिशन स्टिमुलेटेड emitted रेडिएशन। तो लेज़र नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करेगा, वो कैसा स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। दो सॉल्यूट्स सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट इंट्रैक्शन ग्रेटर विल बी द फ्रीडम एंड द मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ हायर विल बी द कंडक्टेंस। जितना ज़्यादा आयंस मूव करेगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सॉल्वेशन ऑफ द आयंस, solvation of ions, larger the magnitude of solute solvent, larger the magnitude of solute and solvent।
ओके, इंट्रैक्शन ग्रेटर इज एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन एंड लोअर विल बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा? लो होगा। अब देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स वेलोसिटी, विस्कोसिटी की बात करें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, लार्जर द सॉल्वेंट्स or solvent interaction, larger will be the viscosity of them and more will be the resistance offered by solvent to flow of ions। जितना ज़्यादा इसका सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका विस्कोसिटी होगा और रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, जो फ्लो ऑफ आयन से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा एंड हेंस लेसर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये एक ऐसा फैक्टर है जिस पर टेम्परेचर भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि उसका टेम्परेचर हाई है या लो है या मॉडरेट है। एज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन राइजेस, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका जो इंट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ये कम होगा। इससे क्या होगा? इंक्रीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कब कब क्या क्या पॉइंट्स हैं ये नॉर्मली आपको ध्यान रखना होगा कि कब जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ करता है और कब जो है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक इंट्रैक्शन का, सेकंड सॉल्वेशन ऑफ आयंस का, थर्ड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी का, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कब कब इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई वांट टू डिस्कस हियर। मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ पर गामा m से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल है गामा EQ। ओके, ये दो सिंबल्स हैं जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर हम इसको लैम्डा भी पढ़ सकते हैं, लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा से इस साइन को, लैम्डा एक्चुअली ऐसे होता है तो यहाँ पर इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया है, तो ये गामा भी कह सकते हैं। ग्रीक लेटर्स मोलर कंडक्टिविटी, ये इसका सिंबल है। अब होता क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस। सभी आयंस का, जैसे एक मोल सपोज दैट इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो है हमने डिज़ोल्व किया गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो कि 2 लार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच में रखा है। तो और उसका अगर जो देखें डिस्टेंस जो है अगर 1 सेंटीमीटर है कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पर एक क्या होता है मोलर कंडक्टेंस ये देखना होगा। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte placed between two large electrodes at 1 centimeter apart। इसी को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। लैम्डा m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा m से। तो कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर यहाँ पर इसका हम फार्मूला देखें तो क्या होगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और एट सर्टेन डाइल्यूशन पर। तो इसके फार्मूलों को हम देखते हैं, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल्स टू K इंटू V, यह है कैप्सा, इंटू V एक कांस्टेंट है, V वॉल्यूम इन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका K इंटू 1000
upon C. C is molar concentration. C is molar concentration in terms of this one molar concentration volume per liter. So 1 liter equals to 1000 centimeter cube. ओके सो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होगी, मोलर कंडक्टिविटी की ये होगी K इंटू 1000 अपॉन C. ठीक, ये इसका जो है क्या होगा, डेफिनेशन होगा, और ये इसका फार्मूला होगा. ओके इसको आप याद रखेंगे. अभी हम बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है. दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो कि गामा EQ से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसका जो है डेफिनेशन ये होगा, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है? कंडक्टिंग पावर ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट. दोनों की डेफिनेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर लैम्डा एम जो हमने देखा था या गामा एम, इसकी वैल्यू आई थी K इंटू 1000 अपॉन C. यहाँ पर यही चेंजेस हो जाता है. इसकी वैल्यू जो आएगी K इंटू 1000. यहाँ पर एक टर्म आ जाता है नॉर्मेलिटी. कॉन्सेंट्रेशन की जगह नॉर्मेलिटी आ जाता है. N फॉर नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी ओके, तो नॉर्मेलिटी है N, इसलिए इसको जो है गामा EQ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर होगा तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, M एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसी तरह से सेम इक्विवेलेंट के केस में भी होगा, गामा M इक्विवेलेंट. तो ये था मोलर कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ओके नेक्स्ट अगला है, कब कब वेरी करता है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन. डाइल्यूशन के साथ इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन. ध्यान रखना, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी. कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, रीज़न जान लीजिए, कि नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम, जितना करंट कैरी करता है इन द सॉल्यूशन, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा डाइल्यूशन बढ़ाने पर. व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases. The number of ions per unit volume that carry current will be decreases. Okay, after that what are the effect of conductivity on molar conductivity? ये तो कंडक्टिविटी की बात थी. कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. अब मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी हम जानते हैं क्या होता है, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट. तो इसमें जो मोलर कंडक्टिविटी है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो वो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम Vm, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा. कब? जब इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. मोलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा. ऐसा इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो इंक्रीजेस. जो टोटल वॉल्यूम है V, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा. इसी वजह से इसका जो कंसंट्रेशन है या कंडक्टिविटी है, हम कह सकते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो मोलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. मोलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा. ओके नेक्स्ट अगला टर्म है
इस तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन था। अगर देखिए इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और वॉल्यूम के बीच में, ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा ये कंडक्टिविटी के बीच में, तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होता है ये एसिटिक एसिड वर्सेस KCl, पोटेशियम क्लोराइड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हम लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड और दूसरा लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ये वेरिएशन था कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में। क्या उसका इफ़ेक्ट होगा डाइल्यूशन पर जब हम उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोलर कंडक्टिविटी पर। तो आज के टॉपिक में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड था, आर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। और अभी तक काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स इसको वॉच नहीं करते हैं और ये इसको डिसाइड भी नहीं किए अभी तक, इसको ना तो सब्सक्राइब किए हैं, ना इसको लाइक किए हैं, ना शेयर किए हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वो सभी स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे उनको अगला नोटिफिकेशन मिल सके क्लासेस का। तो यहाँ पर एक और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो है जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है वो पर्टिकुलर टीचर से बात कर सकते हैं और अपने क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।